नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम यहां पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी को अच्छी तरह से सारे समझ में आ गए होंगे। हमारा टारगेट है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन करना और हमारा जो है वो 1000 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो केटीपी क्लासेस और यहाँ पर आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। आप कोई भी डाउट रहे आपके पास तो वो क्या है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, एक डाउट था, कल एक स्टूडेंट ने डाउट ये बता रखा था, यानी कि पिछली जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर शायद 28 नंबर क्वेश्चन था, 28 नंबर। तो उस क्वेश्चन में क्या दे रखा था भी, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस, कोई इंसुलेशन रेजिस्टेंस था उसके अंदर, ठीक है, कोई वायर थी, उसके वायर का जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन के रेजिस्टेंस की बात कर रखी थी, ना कि कंडक्टर के बात कर रखी थी। रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है उसकी बात कर रखी थी। यहां पर आपको मैंने कल भी बताया था, अगर इंसुलेशन के रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, आर समानुपाती होता है 1/L की। अगर आपको डायरेक्ट कंडक्टर की कोई बात कर रखी हो, ठीक है ना, कंडक्टर के प्रतिरोध की बात हो, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास समानुपाती होता है लंबाई के। ये बात सबसे पहले आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास देखिए, जो हमारे पास वैल्यू दे रखी थी, यानी कि जो इंसुलेशन कोई वायर है, उस वायर का प्रतिरोध दे रखा है 250 मेगा ओम, और कितने किलोमीटर की वायर थी वो 1000 किलोमीटर उसकी लंबाई दे रखी है, यानी प्रति किलोमीटर वहां पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो दूसरी साइड में बोला गया था कि अगर 200 किलोमीटर हम लंबाई कर दें तो R2 की वैल्यू कितनी होगी, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर हम डायरेक्ट मान सकते हैं, ये R1 हो गया, ये R2 आपको निकालना है, ये हमारे पास क्या है L1 है, और L2 हमें निकालना है। कल मैंने कुछ अलग मेथड से आपको बताया था और कुछ एक बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसको दोबारा सॉल्यूशन करवाता हूं। देखिए, हमारे पास क्या करेंगे, R1 बटा में R2 कर देते हैं, क्योंकि R2 की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। R1 की वैल्यू क्या रहेगी, अगर हम इसके हिसाब से चले तो ये 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा। तो हमारे पास R1 की वैल्यू कितनी होगी, R1 की वैल्यू होगी 1/में L1, और R2 की वैल्यू क्या रहेगी, 1/में L2। इसे पलटेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास L2/में L1 हमें मिल जाता है। ठीक है, यहां पर हमें डायरेक्ट बस वैल्यू पुट करनी है, R1/में क्या रहेगा, यहां पर हम R1 की वैल्यू लिख देते हैं पहले ही। तो R1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आप देख सकते हो, R1 की वैल्यू हमारे पास है 250। ठीक है, और R2 तो हमें निकालना ही है, बराबर में L2 की वैल्यू कितनी है, L2 की वैल्यू है 200। ठीक है, और L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000 हमारे पास L1 की वैल्यू है। ये कैंसिल कर देते हैं, इससे कैंसिल करने के बाद 5 आएगा, और ये हमारे पास इसके आर पार गुना करेंगे, इनकी सभी की दोनों की, तो आर पार गुना करने के बाद R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 5 कितने हो गए हमारे पास 125, यानी कि 01 लग जाएगी, तो 1250 मेगा ओम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, 31 भी हमने कर लिया था। इस तरह से लगभग 35 नंबर क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस कर लिए थे। इसका आंसर था 1/16। जिसने भी ये पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, एक बार आप जो पिछली क्लास है वो जरूर देखें, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास है 36 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर आप रिप्लाई करें, कमेंट सेक्शन में वेट करता हूं मैं। किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित के व्युत्क्रमानुपाती है। आपको क्या देखना है, व्युत्क्रमानुपाती देखना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है। इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, ये मत समझना भी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल हल्के चल रहे हैं। काफी स्टूडेंट बोल भी रहे थे कि बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन का मतलब क्या है, सारे स्टूडेंट जितने भी है उनको हमें क्या है, माइंड में लेकर के सारे क्वेश्चंस तैयार करने होते हैं। यानी कि हम सारे पोर्शन रखते हैं, एक तो हमारे पास इजी का भी पोर्शन रहता है, मीडियम भी हम रखते हैं, ठीक है ना, और साथ साथ हमारे पास हार्ड भी हम रखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सारा हम मीडियम ले रहे हैं, और जिसकी अच्छी तैयारी है उनको तो सारे क्वेश्चंस क्या है, इजी ही लगेंगे। तो सभी स्टूडेंट के लिए क्या ये है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, चाहे किसी को आए या ना आए, और समझ में आपको अच्छी तरह से यहाँ पर आ जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने रिप्लाई कर दिया होगा। देखिए, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि आर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A। आप सभी को पता है, यहां पर जो आर है वो समानुपाती किसके है, लंबाई के है। आर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके है, एरिया के। एरिया का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे बोलते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास ए, इसका आंसर राइट होगा। ठीक है, एरिया हमारे पास क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल।
आर जो हमारे पास है वो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या हुआ, आर 1 में ए रहेगा, तो अगर एरिया बढ़ाएंगे तो आर हमारे पास कम होगा क्योंकि एक दूसरे से विपरीत है ये। यहां पर लंबाई बढ़ाएंगे तो आर क्या बढ़ेगा, ठीक है बढ़ेगा बिल्कुल यहां पर, क्यों, समानुपाती है। समानुपाती का मतलब समान होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यस रिप्लाई करें, इसका आंसर क्या होगा। सिंपल से क्वेश्चन है थोड़े से, यस जो भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप रिप्लाई करें, बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए देखिए 37 नंबर हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत धारा के उष्मान प्रभाव, उष्मान यहां पर थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ, हीटिंग इफेक्ट हमें बात करनी है मेन तो, ठीक है ना, उष्मान। तो हीटिंग इफेक्ट की हमें बात करेंगे तो हीटिंग प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, इनमें से किसमें हम हीटिंग प्रभाव का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन आपको दे रखा है, बिजली मोटर, ट्रांसफॉर्मर, विद्युत फर्नेस और जनरेटर। तो इसका आंसर आप रिप्लाई करें। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक जो फर्नेस होती है यानी कि विद्युत भट्टी जिसे बोलते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, विद्युत भट्टी होती है, ठीक है ना, जिसमें क्या है काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस की बात करें तो इसका राइट आंसर तो होगा इलेक्ट्रिक फर्नेस, बट कुछ एक्स्ट्रा बातें हम इसकी कर लेते हैं। एक्स्ट्रा बात क्या रहेगी, विद्युत जो फर्नेस है, विद्युत फर्नेस का तापमान मापने के लिए, रिप्लाई करें, तापमान मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करेंगे, मापने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा उपकरण हम उपयोग करेंगे, रिप्लाई करें इसका आंसर। थर्मोमीटर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, थर्मोमीटर कभी यूज नहीं होता, इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, पायरोमीटर हम लगाते हैं, ठीक है ना, पायरोमीटर का हम उपयोग करते हैं। पायरोमीटर क्या करता है, विद्युत भट्टी का तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा तापमान माप सकता है, ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेट की बात करें 3000 डिग्री सेल्सियस तक यह तापमान माप सकता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है, बस आप इसका आंसर आप रिप्लाई करें। 38 नंबर है, 5 मिली हेनरी और यहां पर कोमा लगेगा, 4.3 मिली हेनरी और 0.6 मिली हेनरी के 3 इंडक्टेंस है और इनको समानांतर में जोड़ा गया है, तो कुल इंडक्टेंस होगा, डायरेक्ट आपको बताना है कुल इंडक्टेंस क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें, थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं हम ये, ठीक है, स्टार्टिंग वाले दोनों थे वो इजी थे, ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का होता है, तो रिप्लाई करें इसका आंसर क्या होगा। यस तो चलिए हमारे पास क्या है, 5 मिली हेनरी है, एक तो हम जोड़ देते हैं पहले समानांतर क्रम में, 5 मिली हेनरी होगा, उसके बाद एक हमारे पास क्या रहेगा, दूसरा हमारे पास है 4.3 मिली हेनरी रहेगा, ठीक है, अगला हमारे पास जो तीसरा जो है वो कितने हेनरी का है, वो है 0.6 मिली हेनरी का है। ये तीन हमने क्या जोड़ रखे हैं, इंडक्टेंस जोड़ रखे हैं समानांतर क्रम में। आपको पूछा गया है टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो यहां पर हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे तो क्या करेंगे, आपने अगर प्रतिरोध का खेल देखा है तो देखिए, मान लीजिए आपके पास दो प्रतिरोध है, एक तो है 2 ओम का और दूसरा हमारे पास कितना है, दूसरा हम मान लेते हैं 4 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, आपको पूछा जाए इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो टोटल प्रतिरोध हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 4 गुना में 2, 4 प्लस में 1, तो 4 दूनी 8 और 4 और 1 5 रह गया, तो कितना हो गया, 5 से कम 5 और बचा हमारे पास 3, 5 6 30, यानी कि 1.6 ओम इसका टोटल प्रतिरोध निकला है। ये बात मैंने आपको क्यों समझाई है, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो टोटल जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकला है, ये जो हमारे पास कम वाली वैल्यू उससे भी कम हमें मिला है, तो 2 ओम हमारे पास कम वैल्यू इन दोनों में से, इससे भी कम हमें क्या है वैल्यू मिली है 1.6 टोटल प्रतिरोध की। तो आप कह सकते हो कि अगर समानांतर क्रम में हमारे पास कोई चीज हमने जोड़ रखी है तो उसका जो टोटल प्रतिरोध होगा या फिर टोटल इंडक्टेंस की बात करें तो वो सबसे कम वैल्यू वालों से क्या होगा, कम ही होगा, यानी कि यहां पर सबसे कम वैल्यू किसकी है, 0.6 मिली हेनरी हमारे पास सबसे कम वैल्यू है। तो जो भी टोटल हमारे पास जो इंडक्टेंस निकलेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो किससे कम निकलेगी, 0.6 मिली हेनरी से कम निकलेगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये डी इसका राइट आंसर होगा, 0.6 मिली हेनरी से कम ही होगा।
ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल से ये बता दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्ट हम इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 39 नंबर। फेराइट निम्नलिखित से संबंध है, ठीक है। फेराइट के बारे में आपको बताना है किससे संबंधित है, ये आप रिप्लाई करें। ऑप्शन दे रखा है, पहला हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन बी हमारे पास है पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन डी हमारे पास है डायामैग्नेटिक, ऑप्शन सी हमारे पास है डायामैग्नेटिक, ऑप्शन डी हमारे पास है फेरी मैग्नेटिक। तो रिप्लाई आपने कर दिया होगा, चेक कर लेते हैं, आप अपना आंसर चेक कीजिए सही है या नहीं। तो फेराइट हमारे पास एक क्या होता है, फेराइट एक हमारे पास फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ना कि ये फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक नहीं होता, फेरी मैग्नेटिक। अब आप बोलोगे फेरी मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, तो देखिए फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, ये हमारे पास क्या है, एक सेरेमिक टाइप का होता है। सेरेमिक का मतलब क्या होता है, जो चीनी मिट्टी होती है उसकी तरह का लगभग आपको देखने को मिलेगा। और यहां इसके अंदर क्या मिला होता है, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि वैल्यू क्या रहेगी Fe2O3 की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर रहती है। Fe2O3 रहता है ज्यादा, आयरन ऑक्साइड जिसे बोलते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है फेरी मैग्नेटिक का, यानी इसका मेन काम रहता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक का कि एक चुंबक की तरह काम करता है, यानी कि मैग्नेट को ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, मैग्नेट को आकर्षित करता है, ये मैग्नेट को क्या करेगा, आकर्षित करता है, यानी चुंबक की तरह काम कर रहा है। बट एक इसकी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, फेरी जो हमारे पास फेराइट जो है यानी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है, ये एक कंडक्टिवली नहीं होता, ठीक है, कंडक्टिवली यानी कि चालकता इसकी नहीं होती, चालक का काम ये नहीं करता, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये एक चालकता का काम नहीं करेगा, इसके अंदर विद्युत हम प्रवाहित नहीं करवा सकते। ओके, ये पॉइंट आपको अलग से इसका ध्यान रखना है। और आप बोलोगे इसका उपयोग कहां करते हैं, तो आपने देखा होगा एलएम का जो एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर एक नया ही क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसफॉर्मर से। फेरो जो हमारे पास मटेरियल था, फेरो एक ट्रांसफॉर्मर था, फेरो कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना, उससे पूछा गया था। तो हमारे पास ये जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है वो हम यूज करते हैं किसके अंदर, ये हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर की कोर में, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है उसके अंदर हम यूज करते हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। तो काफी जानकारी मैंने आपको बता दी फेराइट की। तो फेराइट हमारे पास क्या होता है कि फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप ये कीजिए, जो भी लाइव देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, और शेयर भी जरूर करें, ठीक है। तो ये सीरीज हम क्या है कंटिन्यू रखेंगे, शेयर थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि काफी अच्छे बच्चे देखेंगे हमारे साथ, तो हमारा भी क्या है थोड़ा सा जो मनोबल है वो बढ़ेगा, भी काफी बच्चे हमें क्या है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको लगे कंटेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या फिर कुछ लगे भी हाँ अच्छा मटेरियल नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपके जो भी सुझाव हो वो आप जरूर बताइए। तो पूरा क्या है जो भी होगा हमसे हम करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंसुलेशन सामग्री पर नमी का प्रभाव होता है। नमी का क्या प्रभाव होगा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें, क्या इसका आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यस, इंसुलेशन सामग्री की बात कर रखी है, ना कि कंडक्टर की बात कर रखी है, ठीक है ना, इंसुलेशन सामग्री की बात है यहां पर। इसका आंसर रिप्लाई करें। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, इसका आंसर रहेगा यानी कि इंसुलेशन सामग्री की बात करें, इंसुलेशन सामग्री में अगर कोई नमी हो जाए, ठीक है, या फिर इंसुलेशन सामग्री में कोई वाष्प जो होती है, यानी कि जो आर्द्रता होती है, जिसे हम आर्द्रता बोलते हैं, आर्द्रता का इस पर प्रभाव हो, ठीक है, या फिर इसके अंदर क्या है किसी भी पानी का इसके अंदर प्रभाव हो जाए, यानी हमारे पास कोई इंसुलेशन सामग्री है। इंसुलेशन सामग्री का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये वायर है, इस वायर के अंदर होता है कंडक्टर, आपने देखा होगा इस वायर के अंदर क्या होता है कंडक्टर होता है, और इसके ऊपर क्या होता है रबड़ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं पीवीसी का होता है, या फिर अलग अलग प्रकार का होता है। इस रबड़ को ही हम क्या बोलते हैं, इस रबड़ को ही हम बोलते हैं इंसुलेशन सामग्री, ठीक है। अगर इस रबड़ पे, इस इंसुलेशन सामग्री पे कोई नमी का प्रभाव हो, या वाष्प हो, या आर्द्रता का प्रभाव हो, या फिर पानी इसके अंदर आ जाए, पानी इसके ऊपर गिर जाए, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या प्रभाव यहां पर होगा,
इंसुलेशन प्रतिरोध में वृद्धि होगी, या परावैद्युत सामर्थ्य में वृद्धि होगी, या परावैद्युत हानि में वृद्धि होगी, या परावैद्युत स्थिरांक में कमी होगी। तो आपको इसका राइट आंसर क्या करना है, परावैद्युत हानि में क्या होती है, वृद्धि होती है। आप बोलोगे परावैद्युत हानि का मतलब क्या हुआ, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस हम बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस। आपने सुना होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का नाम सुना होगा, उसी से हमारे पास क्या बनती है, डाइलेक्ट्रिक लॉस बनती है, जिसे हम परावैद्युत हानि बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता चल गया अभी डाइलेक्ट्रिक जो हमारे पास बातें चलती है वो हमेशा किसके अंदर होती है, इंसुलेशन के अंदर ही क्या डाइलेक्ट्रिक की बातें हम करते हैं। ठीक है ना, यहां पर हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक लॉस कब होगा, जब हमारे पास नमी में वृद्धि होगी। ठीक है ना, नमी के अंदर अगर ज्यादा वृद्धि हो जाए तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक लॉस भी ज्यादा हो जाएगा। और यहां पर इसका फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला क्या बनता है, 2πfc और वोल्टेज स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, 10 हमारे पास डेल रहेगा। ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना किसका, डाइलेक्ट्रिक लॉस का। इसके अंदर आपके लिए एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और क्या बनेगा, ये भी आपको पूछ सकते हैं कि अगर वोल्टेज हम बढ़ा दें तो डाइलेक्ट्रिक लॉस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस भी बढ़ जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार वोल्ट जो हमारे पास एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है दोबारा देखिए, यहां पर थोड़ा सा मैं दोबारा लिख देता हूं, सारी बातें अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि थोड़ा सा ये पजलिंग क्वेश्चन है। डाइलेक्ट्रिक लॉस का फॉर्मूला देखें तो क्या बनता है, 2πfc, उसके बाद क्या बनेगा v स्क्वायर, और आगे क्या रहता है, 10 डेल रहता है। ठीक है, यहां पर क्या दे रखा है, वोल्टेज और हमारे पास डाइलेक्ट्रिक जो है, डाइलेक्ट्रिक लॉस है वो समानुपाती है। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक लॉस भी बढ़ जाता है। एग्जाम में आपको क्या पूछ सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने से डाइलेक्ट्रिक लॉस पर क्या प्रभाव पड़ता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस बढ़ता है। तो यहां पर भी इंसुलेशन सामग्री में नमी का प्रभाव क्या होगा, इससे डाइलेक्ट्रिक जो हमारे पास हानि है वो भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप आसान से इसका आंसर आप देख सकते हो। तो रिप्लाई करें, इसका आंसर क्या रहेगा, शुद्ध इंडक्टर का पावर फैक्टर होता है। आपको रिप्लाई करना है, शुद्ध इंडक्टर का पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, प्योर इंडक्टर आपको दे रखा है, तो रिप्लाई करें। देखिए हमारे पास क्या होती है, तीन चीजें होती है, एक तो होता है आर, एक क्या होता है एल, एक क्या होता है सी। ठीक है, आर के अंदर बात करें, हमारे पास आर के अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, और एल के अंदर पावर फैक्टर क्या होता है, हमारे पास शुद्ध इंडक्टर की बात करें तो इसके अंदर पावर फैक्टर क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, और सी की बात करें, इसके अंदर भी पावर फैक्टर क्या होता है, हमारे पास शून्य होता है। ये बात हमने किसकी कर ली, पावर फैक्टर की। यहां पर हम अगर इसका फेजर डायग्राम बनाए तो आप सभी को पता है ये हमारे पास वोल्टेज रहती है तो करंट इसी के फेज में बनेगा, यानी ये किसके अंदर बन गया, ये बन गया हमारे पास इन फेज। किसके केस में, ये बनाए इन फेज रेजिस्टेंस के केस में। अगर एल की बात करें, एल के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर ये वोल्टेज है तो करंट क्या बनता है, अगर प्योर इंडक्टर हमारे पास है तो करंट ये बनेगा 90 डिग्री, क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, अगर इंडक्टर की कैपेसिटर की बात करें तो क्या बनेगा, ये वोल्टेज है, यहाँ पर हमारे पास क्या है करंट बनेगा, और ये क्या होगा 90 डिग्री क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है ना, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास शुद्ध इंडक्टर है तो इसका पावर फैक्टर क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होगा। ठीक है ना, ना कि इकाई होगा। आपको अगर आर का पूछ ले तो आप यूनिटी बता सकते हो, या फिर इसके पावर फैक्टर क्या बता सकते हो, इकाई बोल सकते हैं। अधिकतम पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है ना, सिंक्रोनस कंडेंसर का हम यूज करते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। या फिर आपको एक नाम और याद रखना है, कैपेसिटर, कैपेसिटर बैंक भी हम यूज करते हैं पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। एक नाम आप और याद रखिए जिसे हम बोलते हैं फेज एडवांसर। ठीक है, फेज एडवांसर भी हम यूज करते हैं पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दी। चलते हैं नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। टाइम अनंत पर जीरो प्रारंभिक स्थिति के साथ प्रेरक यानी कि प्रेरकताओं की बात कर रखी है, एल की बात कर रखी है, एल निम्नलिखित रूप में कार्य करेगा। तो एल निम्नलिखित रूप में किसमें कार्य करेगा ये आपको बताना है। यस, इसका आंसर आप रिप्लाई करें, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें, क्या इसका आंसर रहेगा।
काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये भी। ठीक है, यस, इसका आंसर आप रिप्लाई करें, इसका आंसर क्या रहेगा। तो देखिए हमारे पास क्या है इसकी बात, टाइम अनंत, यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है, अनंत दे रखी है हमारे पास, और एल की बात पूछ रखी है। एल हमारे पास क्या कंडीशन होती है, एल की कंडीशन क्या होती है मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखिए एल की कंडीशन होती है कि V बराबर VL बराबर क्या रहेगा, एल डी आई बटा में डी टी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, अगर हम टाइम को इनफाइनाइट कर दें, टाइम को यहां पर क्या बोला है, इनफाइनाइट करें, इनफाइनाइट करें, तो VL की कंडीशन क्या हो जाएगी, शून्य हो जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट यहां पर रखेंगे तो VL हमारे पास क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब कोई सर्किट है वहां पर वोल्टेज है ही नहीं, वोल्टेज नहीं है, इसका मतलब वहां पर वोल्टेज तो नहीं है, तो करंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, वहां पर हाई होगी, यानी इनफाइनाइट होगी। करंट की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है, जब हमारे पास हमेशा शॉर्ट सर्किट हो, कोई सर्किट हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो, तब क्या है, करंट की वैल्यू इनफाइनाइट रहती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा आपको और घुमाकर पूछे तो क्या पूछ सकते हैं कि टाइम की वैल्यू हम इनफाइनाइट की जगह अगर जीरो वैल्यू पुट कर दे तो, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए हमने टाइम की वैल्यू जीरो वैल्यू पुट कर दी, तो क्या रहेगा, यहां पर हमारे पास जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी बन जाएगी, इस वोल्टेज की वैल्यू क्या बन जाएगी, यानी कि किसी के बटा में जीरो, तो वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। अब अगर कहीं पर इनफाइनाइट वोल्टेज है, वहां पर करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू होगी शून्य। इसका मतलब कहीं पर करंट है ही नहीं, तो वो सर्किट कौन सा होगा, वो होता है हमारे पास ओपन सर्किट। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ये जो पिछला मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ये थोड़ा सा क्या है, मिस्टेक है, एक बार हम चेक कर लेंगे, डाउट वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जो भी राइट बात है वो सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा आप इसको आराम से और दोबारा देखिए, समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या दे रखा है हमारे पास, 44 नंबर, 6 वोल्ट से हमारे पास लेड एसिड बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है 0.01 ओम। बैटरी के लघु परिपथ, यानी बैटरी को हमने क्या कर दिया, लघु परिपथ कर दिया, होने पर कितना करंट प्रवाहित होगा। इसका आंसर आप रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर रिप्लाई करता है। यस, इसका आंसर आप रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में, कौन कौन इसका आंसर रिप्लाई करेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके सामने यहां पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 1 एम्पियर, 6 एम्पियर, 100 एम्पियर, 600 एम्पियर। चलिए मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूं क्या रहेगा। हमारे पास क्या दे रखी है इसके अंदर, आप सभी को पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि ई बटा में वोल्टेज बटा में आर प्लस में आर रहेगा। आर यहां पर ये क्या रहता है, ये हमारे पास होता है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ये होता है आंतरिक प्रतिरोध, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है बाह्य प्रतिरोध, यानी लोड प्रतिरोध जिसे बोलते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी, लोड प्रतिरोध बोलते हैं, यहां पर हमारे पास क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध होगा ये। अब आपको क्या बोला गया, बैटरी के लघु परिपथ, यानी कि बैटरी को हमने क्या कर दिया, बैटरी को हमने शॉर्ट कर दिया, यानी बैटरी को हम लघु परिपथ करेंगे, तो इसका मतलब आर, कैपिटल आर का मतलब क्या होगा, यानी जो हमारे पास बाह्य प्रतिरोध को हमने क्या कर दिया, जीरो होगा। शॉर्ट करने के बाद करंट की वैल्यू फुल होगी, आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, आई बराबर क्या रहेगा, वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 वोल्ट, बटा में इस आर की वैल्यू कितनी होगी, इस आर की वैल्यू जीरो हो गई। यहां पर क्या बचा, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.01 दे रखी है। ठीक है, इसको हम पलटेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 600 एम्पियर, इसका राइट आंसर होगा। एक बार आप अपना अपना आंसर चेक कर लें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 600 एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है, 45 नंबर क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कारों में निम्नलिखित एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरियों का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में। तो देखिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 45 नंबर का, कि कारों के अंदर जो हमारे पास बैटरी होती है उसकी एम्पियर क्षमता होती है 30 से लेकर 60 एएच तक। ठीक है, अब हमारे पास आप सभी को पता है जो बैटरियां होती है
बैटरियों की जो हमारे पास क्षमता होती है यानी कि कैपेसिटी होगी, वो किस में लेते हैं हम? दो तरह से लेते हैं। एक तो आपको लिखा मिलेगा AH, एक आपको लिखा मिलेगा WH। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं एम्पियर हावर या फिर वाट हावर से बड़ी जो हमारे पास एफिशिएंसी रहती है वो किसकी रहती है? वो रहती है हमारे पास एम्पियर हावर की। पूछ लें कितनी रहेगी तो ये रहती है 90 से लेकर 95% तक क्या एफिशिएंसी रहती है हमारे पास किसकी? लेड एसिड बैटरी की। और ये कितना है? एम्पियर आवर की रहती है ज्यादा वैल्यू। अगर आपको WH यानी कि वाट आवर की एफिशिएंसी पूछ लें, वाट आवर की हमारे पास एफिशिएंसी होती है 70 से लेकर 80% तक होती है वाट आवर की एफिशिएंसी। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी। उम्मीद करता हूं जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं सारे अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार का आपके माइंड में कोई डाउट हो या फिर आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो वो आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो हमारे पास कर रहे हैं क्वेश्चंस, इनको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो भी आगे आपका जो टेक्निकल एग्जाम होगा ALM का हो सकता है या फिर DMRC की बात करें, ठीक है, या फिर DFCCIL की बात करें, किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल एग्जाम होगा जो इलेक्ट्रिशियन से संबंधित होता है, वहां पर आप देखोगे भी हाँ सारे क्वेश्चंस लगभग क्या है पूछे ही गए हैं और उनके अंदर आपको इन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस लिंक को और इस जो हमारे पास जो हमें क्या है ये चैनल है इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी क्या है यहाँ से जो क्लास है उसका फायदा उठा सके। अधिक जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो KTP क्लासेस, जहाँ पर क्या है ALM के बैचेज चल रहे हैं और हमारे पास PSPCL का बैच हम शुरू करेंगे अभी लेटेस्ट, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।